Hello students. So in this video I am going to discuss another part of BA 4th semester English unit 2nd, and which is translation technology tools. That means we have discussed about the use of technology tools in translation in our first part. Okay, so in the second part I am going to discuss a few more topics from this unit. Like in the first part we have discussed about the use of computer, the use of mobile phone in translation, and about different type of softwares. Okay, what is the meaning and type of translating tools. We have covered all the types of technology or all the type of translating tools in the first part. Okay, now we are going to discuss about the glossaries, what are the dictionaries, or how to use Google translation or how to use Google translator in translation. Okay, सो आई होप जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने सभी ने देखा हुआ है. अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा. जो प्लेलिस्ट है फोर्थ सेम की इंग्लिश की, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा. क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट करते हैं तो शायद कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी. तो जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको सभी मिल जाएंगी चैनल पे. इसके अलावा इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ या नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अदरवाइज आप यूट्यूब पे अबाउट में जाकर के जो वहाँ पे सेक्शन है उसमें कुछ लिंक ऐड है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्शनरीज और व्हाट आर द ग्लोसरीज. सो मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें डिक्शनरीज की तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल टूल उनको माना जाता है, चाहे हम ऑनलाइन डिक्शनरी की बात करें या ऑफलाइन डिक्शनरी की बात करें. जैसे कि अभी तो सभी के फ़ोन में मतलब आपको कोई इनबिल्ट डिक्शनरी, तो अभी तो आपको किसी मतलब सेपरेट या कोई इंडिविजुअल डिक्शनरी ऐप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे आपके फ़ोन में गूगल है, इंटरनेट होना चाहिए, आप कोई भी वर्ड या किसी भी वर्ड की हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी आप इजीली सर्च कर सकते हैं. बट जब भी इंटरनेट नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे या इतना ज़्यादा एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास नहीं थी, उस टाइम पर हम क्या करते थे, जो ऑफलाइन डिक्शनरीज होती हैं वो यूज़ किया करते थे, कि जहाँ पे आपको सेम अल्फ़ाबेट से काफ़ी सारे वर्ड्स मिल जाते हैं. बट प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या थी कि आप वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि होती थी, तो आपको उसमें वर्ड्स को सर्च करने में, लेटर्स को ढूंढने में थोड़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हुआ करती थी. या कई बार क्या होता था कि आपका जो वर्ड है, देखिए एक ही वर्ड के ना काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं, तो जब आप गूगल करते हैं तो आपको वो सारे वर्ड्स दिख जाते हैं, तो आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे उस वर्ड का एग्जैक्ट क्या मीनिंग होना चाहिए. बट कई बार डिक्शनरीज आपको ये बेनिफिट नहीं देती हैं. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर डिक्शनरीज, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में इसके आने के कोई भी चांसेस नहीं है. लॉन्ग के लिए आप जो टेक्नोलॉजी टूल्स के टाइप हैं उसको याद रखेंगे. ठीक है, सो डिक्शनरीज आर इसेंशियल टूल फॉर गुड ट्रांसलेशन. जो डिक्शनरीज हैं काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल टूल माने जाते हैं अच्छे ट्रांसलेशन के लिए. और दूसरी तरफ जो डिक्शनरीज हैं वो क्या करते हैं, वो एक ट्रांसलेटर की नॉलेज को भी फिल करते हैं. ठीक है, अब देखा जाए तो एक तरीके से वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं. तो एक कम्प्लीटली देखा जाए तो एक आप मतलब आपके डाउट्स पे एक लाइटिंग इफेक्ट का काम करती हैं ये डिक्शनरीज. ठीक है, तो अगर हम बात करें डिक्शनरीज की, देखिए डिक्शनरीज के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. अब ये जो टाइप्स हैं ये हम मतलब प्रैक्टिकली तो हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पे रिटन में कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. So what about type of dictionaries? So there are mainly 3 type of dictionaries. First one is monolingual and then bilingual dictionaries. देखिए वर्ड से आपको काफ़ी ज़्यादा एक सेंस मिल गया होगा कि मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज क्या होती हैं. सो मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज इज़ वन ऑफ द टूल्स दैट शो मैनी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, symbols and many morphological information that helps the learner in understanding technical words. ये जो मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज होती हैं ये क्या काम करती हैं, आपके पास कोई भी वर्ड है या कोई भी सेंटेंस या कोई भी सिंबल, मतलब किसी भी चीज़ को आप इसके अंदर सर्च करते हैं तो ये आपको काफ़ी सारे रिजल्ट और काफ़ी सारे डेफिनेशंस के साथ उसका मीनिंग दिखाते हैं ना. जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि जब कोई भी आप चैप्टर रीड कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए मेनली वो इंग्लिश में है, जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी वर्ड आता है. अब जब आप उस वर्ड को गूगल करेंगे या फिर आप ऑफलाइन डिक्शनरी में भी देखेंगे ना, तो उस वर्ड के आपको काफ़ी सारे मीनिंग्स वहाँ पे नज़र आएंगे. बट कैसे आपको एक आइडिया मिले कि एग्जैक्ट जो आपकी लाइन है या जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे पोइट ने उस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में या किस पर्सपेक्टिव से यूज़ किया है, वो आपको कैसे पता चलेगा. तो ये जो मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती हैं कि आपको सेम वर्ड की काफ़ी सारी डेफिनेशंस वहाँ पे मिल जाती हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइलिंगुअल डिक्शनरीज। तो जो बाइलिंगुअल डिक्शनरीज हैं वो क्या करती हैं, इट यूजेस 2 लैंग्वेजेस, वो 2 लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। चाहे आप किसी वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, किसी फ्रेज को ट्रांसलेट करते हैं, तो दे ट्रांसलेट द लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज में क्या है, सिंपल जो भी टेक्स्ट या जो भी सिंबल आप सर्च कर रहे हैं ना, उसके काफ़ी सारे डेफिनेशंस आपको या काफ़ी सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो आपको सारी डेफिनेशंस दिखा देता है। उसके बाद बाइलिंगुअल की बात करें तो वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में कोई चीज़ मतलब हिंदी में कोई फ्रेज़ या कोई वर्ड आपने टाइप किया है, वो आपको उसका इंग्लिश मीनिंग देगा, या फिर इंग्लिश में है तो आपको किसी और लैंग्वेज में, मतलब जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं आपके रिक्वायर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो आपको क्या देता है, ट्रांसलेशन देता है। और मोनोलिंगुअल में ऐसा नहीं है, जो भी वर्ड आप सर्च करो उसके काफ़ी सारे डेफिनेशंस, काफ़ी सारे मीनिंग्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ स्पेशलाइज डिक्शनरीज भी होती हैं। स्पेशलाइज का मतलब है यहाँ पर कि जो चीज़ आप चाहते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उस पर एम्फेसाइज करती है। मीन्स जैसे कि काफ़ी सारी डिक्शनरीज ऐसी होती हैं कि जिसमें आप केवल अपनी स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं, आप अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को चेक कर सकते हैं, या वो सिर्फ आपको सिनोनियम या एंटोनियम्स बताती हैं, या कुछ स्लैंग्स आप कह सकते हो। स्लैंग का मतलब है यहाँ पे जैसे आपने वो तर्क वितर्क में कुछ इस तरीके के वाक्य होते हैं जिनको हम एज अ स्लैंग यूज़ करते हैं, या ये विजुअल डिक्शनरीज होती हैं, है ना। राइमिंग डिक्शनरीज भी होती है हमारे पास काफ़ी सारी। तो ये एक इस टाइप की कैटेगरी है कि जो आपको एक स्पेशलाइज्ड फीचर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो हम पिक्चर्स के थ्रू भी सर्च कर पाते हैं, ये ऑप्शन आपको गूगल में भी मिल जाता है कि आप टेक्स्ट के साथ साथ या फिर आप बोल करके अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप एक पिक्चर फॉर्मेट में भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड डिक्शनरीज। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट आर ग्लोसरीज। So many publications contain a glossary or word list that include the definition of the term as used in a specific publications. By means of these definition, it is easier to find the equivalent concept in the target language. This helps to improve consistency in the translated text. देखिए ग्लॉसरीज क्या होती हैं, आपने जब भी कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी या कुछ खासकर मतलब जितना मैंने देखा है काफ़ी सारी जो पुरानी बुक्स होती हैं ना उनमें, बट अभी जो हमारे पास कुछ जैसे न्यू NCERTs हैं या और भी कुछ न्यू पब्लिकेशंस की बुक हैं कि जिनमें ये ग्लॉसरीज आपको अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैग्रो हिल की एक पब्लिकेशन है, काफ़ी अच्छा है, तो उसकी जितनी भी बुक्स होती हैं मैक्सिमम सभी में आपको ग्लॉसरीज मिल जाती हैं। मतलब कुछ बुक्स को छोड़कर हम देखें तो मोस्टली सभी में ग्लॉसरीज होती हैं। देखिए ग्लॉसरी होता क्या है कि आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है ना उसके लास्ट में आपको कुछ पेजेस में काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे होते हैं जिनके वहाँ पर मीनिंग दिए हुए होते हैं। क्योंकि वो जो बुक्स हैं, मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी है, आपने उसको हिंदी में पढ़ा है, जैसे कि आप ये जो हमारी यूनिट 2 है इसके बाद हम जो पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का एक मतलब वर्क है जिसका नाम है आंसू, आपने वो हिंदी में पढ़ा होगा, है ना। तो उन्होंने उसको हिंदी में ही लिखा है, बट किसी ने उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो जिसने भी उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो जब वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी बुक में लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो कि लास्ट में काफ़ी सारे वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स की ना मतलब ट्रांसलेशन एक अनदर लैंग्वेज में वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि जो भी लर्नर हैं या जो भी रीडर्स हैं उनको उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। ठीक है, सो सेम चीज़ यहाँ पर है। बुक्स में जो ग्लॉसरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि आपके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड या कुछ वर्ड्स जो किसी दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं उनका वहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो आपके कॉन्सेप्ट को समझने में या आपका जो भी टेक्स्ट है उसको समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वो। ठीक है, फिर भी अगर आपको ग्लॉसरीज में प्रॉब्लम है तो मैं इस PDF को जब टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी तो साथ में आपको किसी टेक्स्ट बुक से कुछ ग्लॉसरीज की पिक्चर्स अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है जो भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो। मतलब मान लीजिए आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो इंग्लिश या किसी और भी लैंग्वेज को समझने में आपको प्रॉब्लम होती है। बट जनरली इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि चाहे आप बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हैं बट मतलब समझ लेते हैं आप उसको। तो कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में है वो, उसमें आपको ग्लोसरी मिल जाए, तो ग्रीक से उस बुक को इंग्लिश में लिखा गया है बट उसमें लास्ट में जो ग्लोसरी दी जाए उसमें वहाँ पे ग्रीक वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया जाए, तो तब आप उस बुक को ईजिली पढ़ पाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड ग्लोसरीज। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बट फिर भी इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया की और फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट की। तो आई थिंक कंप्यूटर, इंटरनेट, इंसाइक्लोपीडिया ये आपने सभी ने यूज़ किया है, तो सभी आप इनसे अच्छे से अवेयर हैं, तो इस यूनिट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेनली यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि वो आपके पास मतलब कंटेंट होना ज़रूरी है कि आप अपने आंसर राइटिंग्स में क्या लिखेंगे।
तो बस उस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपको बहुत सारी डिटेल्स किसी भी वर्ड की, किसी भी फ्रेज़ की, मोर देन दी डिक्शनरीज डू, मतलब जितना एक्यूरेट डाटा आपको डिक्शनरीज देती हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेसी है, उससे ज़्यादा मीनिंगफुल आपको ये इंसाइक्लोपीडिया देता है। इट इज़ देयर फॉर अ हेल्पफुल टूल टू बी इक्विप्ड विथ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है ये, बहुत ज़्यादा मतलब डिक्शनरीज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको ये प्रोवाइड करा देता है। दैट्स इट, मतलब शॉर्ट में पूछा जाएगा तो इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर स्टिल प्लेइंग अ की रोल। कंप्यूटर मतलब जब से इसका इन्वेंशन हुआ है तब से लेके अभी तक की हम बात करें, अब तो कुछ ज़्यादा ही इसका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल, मतलब इसका जो यूज़ है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना आज के टाइम में तो आप अपनी दुनिया को या आप किसी भी चीज़ को मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपके सारे ही काम कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, सो कंप्यूटर हैज़ प्लेड एंड इट इज़ स्टिल प्लेइंग अ की रोल इन द प्रोफेशनल फील्ड। तो प्रोफेशनल फील्ड में तो ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ एजुकेशनल फील्ड में भी अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं कि कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से वो डेली अपनी क्लासेस नहीं ले पाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे ये वीडियोस हो गए या फिर पीडीएफ्स हो गई या जो भी ऑनलाइन डाटा, ऑनलाइन मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है, आप उसी के थ्रू अपने एग्जाम्स को करते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर और इंटरनेट सभी की लाइफ में रोल प्ले करता है, चाहे हम प्रोफेशनल की बात करें चाहे एजुकेशनल फील्ड की बात करें, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग योर सेल्फ विथ सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, नेमली डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडियाज, तो आप खुद को काफ़ी सारे नेम्स के साथ या काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में कंफ्यूज ना रखें या डिस्टर्ब ना रखें। जैसे आपको काफ़ी सारी अलग अलग डिक्शनरीज रखनी पड़ती हैं, इंसाइक्लोपीडिया रखना पड़ता है, या फिर आपको अलग से कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है, अलग से टाइप ऑफ डिक्शनरीज की रिक्वायरमेंट है, तो इन सभी का काम एक सिंगल कंप्यूटर आपको करके देता है। बट शर्त क्या है, वहाँ पे कंडीशन ये है कि उसमें आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट की एक्सेस आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, तो आपको फिर किसी भी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट इन केस इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यू कैन स्टिल इंस्टॉल दी सॉफ्टवेयर। देखिए कुछ केसेस में ऐसा भी है, काफ़ी सारे ऐप्स आपने भी इस तरीके के यूज़ किए होंगे कि आपके पास इंटरनेट भी नहीं है बट उन ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लेते हैं। एक टाइप का सॉफ्टवेयर टूल होता है वो, जैसे एक ऑफलाइन डिक्शनरी है, हिंग खोज आई थिंक। तो अगर किसी ने भी उसको यूज़ किया तो सबको नाम पता ही होगा, अदरवाइज आप उसको प्ले स्टोर पर जाके एक बार ना सर्च कर सकते हैं। तो वो एक ऑफलाइन डिक्शनरी है, एक बार आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद चाहे आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी है तो भी जो भी वर्ड्स आपको ट्रांसलेट करने हैं वो आपको ट्रांसलेट करके देता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कंप्यूटर और इंटरनेट। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे विकीपीडिया, एंड उसके बाद हम बात करेंगे गूगल ट्रांसलेटर क्या होता है, एंड देन हमारा जो फाइनल टॉपिक होगा इस यूनिट में वो होगा ट्रांसलिटरेशन, ठीक है। तो देखिए ट्रांसलिटरेशन भी कुछ इसमें नया नहीं है, मतलब हम इसको बचपन से, मतलब जब से भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी से हम ट्रांसलिटरेशन की हेल्प लेते हैं। बट अभी एक सब्जेक्ट की तरह या फिर एक टॉपिक की तरह हम इसको पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो ये जो तीनों टॉपिक रह जाते हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।